बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आपने कुछ मनाजिर देखे अभी फ़लस्तीन के गज़ा के और जबालिया कैंप जो कि रिफ्यूजीज़ का कैंप था, मुहाजिरीन का कैंप था, उस तक को नहीं बख्शा गया। पाकिस्तान के ऐवान बाला ने फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती की है, इसराइल की मुज़ालिम की मज़म्मत की है और पाकिस्तान के अवाम भी फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। अब बढ़ते अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, जो कि पाकिस्तान के हवाले से, या यूँ कहा जाए कि मदर ऑफ़ ऑल केसेस, सबसे बड़ा मुकदमा इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है और उसके अंदर आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स आई हैं। ये फैज़ाबाद धरना केस है। आपको याद होगा कि फैज़ाबाद धरना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की आखिरी हुकूमत, आखिरी दिनों की हुकूमत शाहिद खाकान अब्बासी के दौर के अंदर ये धरना हुआ था, एक मजहबी जमात की तरफ से, तहरीक लब्बैक की तरफ से। और इस धरने के जो मकासद थे वो कहा जाता था और कहा जा रहा है, बल्कि कमीशन ने रिपोर्ट की कि उस वक्त की जो सियासी हुकूमत थी उसको डिस्टेबलाइज़ करना, उसको जो है वो मुंतशिर करना, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, उसको ये करार दिया गया था। इस वक्त आज जो अहम रिमार्क्स आए हैं चीफ़ जस्टिस साहब के, सबसे पहले चीफ़ जस्टिस साहब ने ये सवाल उठाया है कि हमें ये जानना है कि फैज़ाबाद धरना जो है इसके मास्टरमाइंड कौन थे, इसके पीछे कौन लोग थे जो कि इस धरने को चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका तयन करने के लिए भी एक जो कमेटी थी हुकूमत की वो मुस्तरद की है और IB वज़ारत दिफ़ा की जो नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर वो तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं और हुकूमत की बनाई गई कमेटी को आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। हुकूमत चाहती है कि सबको ज़िम्मेदार ठहरा कर किसी एक के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की जाए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के TOR से लगता है कि सभी को बरी कर दिया गया है। कोई भी उठकर रास्ते को बंद कर देता है और फिर मुल्क से बाहर चला जाता है। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब ने दिए। क्या हुकूमत ने कनाडा की हुकूमत को ख़त लिखा कि एक शख्स के ख़िलाफ़ तहकीकात का मुतालबा किया था? हमारी यानी हुकूमत की तरफ इशारा था उनका। धरना जो 2014 का धरना था, उस वक्त तारिक कादरी साहब आए थे, बाहर से आए थे और बाहर फिर वापस चले गए थे, उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया। इलेक्शन कमीशन ने आज अपना जवाब लिख के दिया था और उन्होंने उनकी एक जायज़ा रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक को 15 लाख रुपए की फ़ंडिंग हुई और उन्होंने इसको पीनट्स करार दिया, जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आपके लिए मामूली रकम होगी, मेरे लिए मामूली रकम नहीं है। 1 माह की मोहलत जो है वो दी गई है इलेक्शन कमीशन को इस जायज़ा रिपोर्ट के हवाले से कि वो इसमें जमा करवाएँ और इसके साथ साथ जो है वो एक नया कमीशन तश्कील देने का भी कहा गया। अबसार आलम साहब ने कल अपना एक जवाबी रद्दमल या बयान हल्फी जो था वो उन्होंने जमा करवाया था। आज वो खुद कोर्ट के सामने पेश हुए और पैमरा के हवाले से जो दबाव था उस वक्त की हुकूमत के ऊपर भी, उनके ऊपर भी, वो उन्होंने तफसील से पेश किया। क्या ये जो केस है इसको हम कह सकते हैं कि ये केस पाकिस्तान के तमाम इदारों, मीडिया के किरदार, पाकिस्तान के अंदर एजेंसियों के किरदार, सियासत के अंदर मुदाखलत और जिस तरह से जैसे कहना चाहिए वो मजहबी ग्रोहों का या मजहबी ग्रोहों को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसका किरदार, ख़ास करके TV चैनल्स का किरदार, ये एक बहुत बड़ा केस है। और अगर ये केस किसी एक जहद की तरफ जाता है, अगर ये कमीशन कायम होता है तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान किसी सही रास्ते पे चला जाएगा, जा सकता है और सच्चाई कमीशन जो है उसकी सही ज़रूरत नहीं रहेगी। यही जो अगर इसी के हक़ाइक़ सामने आ गए तो यही सच्चाई कमीशन होगा। क्या ऐसा होगा? अमल दरामद होगा फैज़ाबाद धरना केस के ऊपर? ये बहुत अहम सवालात हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब हसन रज़ा पाशा साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के और मारूफ कानूनदान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुनीफ फ़ारूक अगेन बड़ा नाम है पाकिस्तान की सहाफ़त का, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अबसार आलम साहब जो कि साबिक चेयरमैन पैमरा और आज उन्होंने बड़ा दबंग बयान भी अपना जो है वो दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। पहले मैं पाशा साहब आपके पास आना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि ये जो केस है इसको हम कह सकते हैं कि ये मुकदमों में से सबसे बड़ा मुकदमा है और चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं जो इसके ऊपर कमीशन की रिपोर्ट दे चुके हैं, जो इसके ऊपर अमल दरामद के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड कर चुके हैं। आपको क्या नज़र आता है इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई नज़रअंदाज किया गया इस केस को और आपने देखा कि जब से कमीशन की रिपोर्ट आई जनाब उस वक्त के जज काजी फाइसा साहब, तो उसके बाद फिर दोबारा लगा नहीं और लग रहा था कि पर्पसली इसको इसको रखा गया है कि ऐसे चलता रहे।
बेशुमार मुतअद्दद जो है वो रिव्यू पिटिशंस आई और आपने देखा कि किस तरह वो वापस होनी शुरू हुई। जी हाँ, सबने वापस और ले ली। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरा ख्याल है इससे बेहतर और कोई बेंच नहीं हो सकता, चूँकि जनाब चीफ जस्टिस साहब ख़ुद चूँकि कमीशन थे और उनको हर एक चीज़ का इदराक था जो कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में वो उसको मेंशन किया। तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जब बात शुरू हुई है तो आज आपने देखा कि कितने बुनियादी किस्म के क्वेश्चंस किए, बड़े सादा और बुनियादी क्वेश्चंस थे और उनका जवाब भी नहीं बन पा रहा था और जो मुतअद्दद पार्टीज़ के वकला थे वो को प्रॉपर असिस्ट नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह के क्वेश्चंस बुनियादी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि क्या ये क्वेश्चन आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है और होनी भी चाहिए। कब तक शराब के पीछे चलते रहेंगे और कब तक ये जो दो दलीलियाँ हैं उनमें फंसा रहेगा। ये तो एक अबसार आलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अबसार साहब, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग तो एक आइडियल सिचुएशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, आइडियलिस्ट हैं, हम कहते हैं कि जी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये जो केस है जिसमें आपने खुद इतना बड़ा, इतनी दलेरी से आपने जवाब दिया है, हमें बिल्कुल इसको तस्लीम करना चाहिए कि कमीशन अगर बनेगा तो आपको लगता है कि अमल दरामद हो पाएगा और इसकी अहमियत क्या है इस केस की? शुक्रिया। एक तो आपने बड़े अच्छे अल्फाज मेरे लिए बोले और मैं इस काबिल नहीं हूँ, ना मैं कोई इतना दिलेर हूँ लेकिन एक कमिटमेंट है अपने ज़मीर के साथ, अपने रब के साथ और इस मुल्क के आइन और कानून के साथ। और जो 2 साल पैमरा में गुजारे पब्लिक सेक्टर में टैक्स पेयर्स के पैसों से तनख्वाह ली है, उसको हलाल करना मेरा फ़र्ज़ है और जवाबदेह हूँ कि वो मैंने वहाँ क्या किया, किस तरह किया, वहाँ जो देखा वो सच इस कौम को देना भी मेरा फ़र्ज़ है और वो मैं वहाँ भी देता रहा जब मैं वहाँ पे था और आज बाहर हूँ। तो आज मैं एक मौका अल्लाह ने दिया तो मैंने उसमें भी जो मुझे सच मालूम था वो मैंने अदालत को बता दिया। और अहमियत इसकी मेरी नज़र में सिर्फ़ ये है कि मैं नहीं चाहता कि किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो, सज़ा हो, जैसे कि इस मुल्क में सिविलियन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ नाजायज़ केसों में भी उनको सज़ा होती रही है। यहाँ तो जायज़ केस है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस मुल्क में जो लोग बड़े ओहदों पर पहुँचते हैं और वहाँ पे टैक्स पेयर्स के पैसा खर्च करके वो अगर ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं और इम्प्लीमेंट करें जिससे इस मुल्क को नुकसान पहुँचे, इस मुल्क की वहदत को नुकसान पहुँचे, यहाँ की खुशहाली में फ़र्क आए, यहाँ के अमन अमान में फ़र्क आए, तो लोगों को मालूम होना चाहिए, लोगों को सच मालूम होना चाहिए कि ये वो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं जो सामने कुछ और करते हैं लेकिन पर्दे के पीछे से इस तरह डोरिया हिला के इस मुल्क की जड़ें हिला देते हैं। तो इस मुल्क की जड़ें हिली हैं जिस भी काम से और जिस शख्स से। मैं इंशाल्लाह मुझे जो कुछ मैंने देखा है मैं वो ज़रूर कौम के सामने लाऊंगा और यही मकसद है। साहब, बिल्कुल आपने अपने बयान हल्फी में आपने बताया कि किस तरह से आपके ऊपर दबाव था। कि ज़ाहिर है कि उस वक्त की पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमत थी उस पर भी दबाव होगा, आप पे भी दबाव था। ये केस मीडिया के लिए भी कितना बड़ा केस बन सकता है, कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है कि मुख्तलिफ अदवार में किस तरह से मीडिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, ऐसा है? एक चीज़ मैं बता दूं, देखें बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये जो है ना दबाव, सिर्फ दबाव होना नहीं, दबाव बर्दाश्त करना और दबाव को इनकार करना ये बड़ा ज़रूरी है। बाज़ लोग, सना बुच्चा भी एंकर हैं, हालांकि मेरा ख्याल था काफ़ी वो उनको इन्फॉर्म्ड होती है, लेकिन नहीं है वो इन्फॉर्म्ड। उन्होंने मेरा बयान हल्फी भी नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने ट्वीट दाग दिया कि किया क्या। अभी देखे आपने किया क्या, प्रेशर को नो कहना, गैर आईनी और गैर कानूनी काम को, यही असल चीज़ है और यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। और मुझे आज मेरे ख़ानदान को, मेरे प्यारों को जो मुश्किलात में से गुजरना पड़ा, आज उसका अल्लाह ने फल दिया है जब जजेस ने ये कहा कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा है कि ऐसा शख्स जिसने हुकूमत में काम किया हो, उसने ना सिर्फ हुकूमत के अंदर रहते हुए गैर आइनी और गैर कानूनी कामों को और दबाव को ना कहा है, बल्कि बाहर निकल के भी उसने बयान हल्फी दिया है और ये चीज़ें रिकॉर्ड पे लेके आए हैं। तो ये मीडिया के लिए इसलिए फ़ायदेमंद है कि मैं नहीं समझता मैंने कोई इतना बड़ा काम किया। मुझे तो जो अल्लाह ने करवाना था करवा दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो जजेस ने कहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख जो है 75 साल की, उसकी समत दुरुस्त हो सकती है इससे। और जो 75 साल से ये निज़ाम जिस तरह चल रहा है, अबसार आलम ने आज उसको एक्सपोज कर दिया और मीडिया उसका एक हिस्सा है। बिल्कुल मीडिया के साथ जो कुछ होता रहा आज तक 75 साल तक,
मैंने सब कुछ निकाल के सामने रख दिया है। मैंने बता दिया है मीडिया इस मुल्क में चलता कैसे है, कंट्रोल कैसे होता है, या एंकर्स को स्लॉट्स कैसे मिलती हैं, जॉब्स कैसे मिलती हैं, जॉब से निकाला कैसे जाता है, उनके प्रोग्राम्स बंद कैसे होते हैं, टीवी चैनल्स पिछले नंबरों पे कैसे जाते हैं, उनका बाजू कैसे मरोड़ा जाता है, और उसमें एक सिविलियन फेस कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैंने ये जो एक निज़ाम था उसको एक्सपोज किया आपने, उसमें उस वक्त के जो DGISI थे, बिल्कुल ये बहुत हिम्मत की बात है, आपने गोली भी खाई है इसके लिए। उस वक्त के जो DGISI थे उनका भी आपने जिक्र किया, फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद। तो आपको लगता है कि क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? मैं फिर मुनीब के पास आऊंगी, मुनीब भी इंतजार में। जी ना मेरा इरादा है, ना मेरा ख्याल है मैंने उनके खिलाफ, ही इज़ नोबॉडी फॉर मी। मेरे मामला सारे अल्लाह के पास हैं, और मैं उसमें बहुत, मुझे अल्लाह ने सुकून कल्ब दिया है, इत्मीनान है मुझे जो कुछ मैंने किया है। मैं किसी के साथ मेरी कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, लेकिन इस मुल्क के साथ जिसने कि मेरी उस मुल्क से वफ़ादारी है और इस मुल्क के लोगों से मेरी वफ़ादारी है। मैं जब गुर्बत देखता हूँ अपने इर्द गिर्द, जब मैं मुल्क को तबाह होते देखता हूँ, जब मैं लोगों को रोज़गार के लिए सड़कों पे जूते चटखाते देखता हूँ, तो मुझे दुख होता है। और इस निज़ाम को ठीक होना चाहिए। मैंने ये लोगों को बताया कि आपके टैक्स से जो लोग पैसा लेके बड़े बड़े ओहदों पर बैठते हैं वो कितने छोटे होते हैं, वो असल में कर क्या रहे होते हैं, वो इस मुल्क को कैसे लूट रहे होते हैं, और फिर भी छुपे रहते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। मैं कुछ नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता, मैं सिर्फ निज़ाम को मैंने बेनकाब किया है, और उसमें इसलिए किया है कि शायद आइंदा बेहतरी आ जाए। अगले आने वाले लोग जो मेरे जैसे होंगे टारगेट पे, वो भी स्टैंड लेना सीखें, और जो उनको टारगेट करने वाले हैं वो भी याद रखें कि अल्लाह के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं होती। बिल्कुल सही तो बात है मुनीब जी। तो फिरौन ना बने। बिल्कुल। अबसार साहब आप भी हमारे साथ रहिए प्लीज़। मुनीब आप सुन रहे थे गुफ्तगू, कैसे ठीक होगा ये सब कुछ? क्या हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो मुकदमात हैं जब वो आते हैं, निशानदही होती है, तो कोई उस पर अमल दरामद भी होगा? आज तक तो हमने अमल दरामद नहीं देखा, कमीशंस का भी, फैसलों का भी। होगा? बहुत शुक्रिया आसमा शराजी साहबा। देखिए, जो बात पता नहीं, मेरा तो शायद एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है कि मैं जहां अबसार आलम साहब जैसी गुफ्तगू फरमा रहे थे, मेरा दिल करता है कि मैं उनकी बात को, उनके व्यू को होल हार्टेडली सब्सक्राइब करूं, और इन प्रिंसिपल हम सबको करना चाहिए, तो नहीं कर रहे। उन्होंने जो अपना बयान हल्फी भी लिखा है, अगर वो तो इनसाइडर थे ना, ही वाज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। मेरे ख्याल आपकी आवाज़ मुनीब नहीं आ रही जी। ट्विटर मुझे पता था कि क्या क्या मामलात है, मैं जियो के साथ मुंसलिक था, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के साथ। तो इन प्रिंसिपल तो मुझे लगता है हम सबको अबसार साहब की बात को एंडोर्स करना चाहिए, लेकिन आप इसे रूथलेस जी। आपको आवाज अब आ रही है? जी अब आ रही है। जी जी ठीक। आपको मेरी आवाज अब आ रही है? अब आ रही है मुनीब जी। जी मेरा ख्याल है मुनीब आपका नेट जो है ना वो काफ़ी स्लो है। तो मैं वैसे साबुन स्लो होता है लेकिन नेट स्लो है इस वक्त। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है मगर आपकी आवाज़ की वजह से रखना आ गया। जी आप मुकम्मल कर लें, मेरा ख्याल है दोबारा रब्ता हुआ है। जी फिर मैं ब्रेक पे जाती हूँ। जी मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि जो अबसार साहब कह रहे हैं इन प्रिंसिपल तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये ख्वाहिश हम सब की पहले भी थी, अब भी है। कुछ बातें नहीं होने वाली होती हमारे मुल्क में, ये भी नहीं हो सकती। कोई आज अगर सवाल उठाएं कि मास्टरमाइंड कौन था उस धरने का, और उस धरने के अंदर जो रियासत फारिग हुई, उसकी रिट एरोड हुई, ख़त्म हुई, तो वो सबको पता है वो कौन था। उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का किरदार है, उस वक्त के आर्मी चीफ जनाब जनरल बाजवा साहब का किरदार है। लेकिन मसला सिर्फ ये है ना कि ये सारी बातें हो नहीं सकती। उसका वो स्टेम किसी और जगह से हुआ था, लेकिन उसकी वजह से हुकूमत को मफलूज किया गया। हुकूमत की रिट को सपोर्ट भी किया जा सकता था ना, रियासत खुद को मनवा भी सकती थी, क्योंकि ये मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान इसमें है। बहुत अहम नुक्ते हैं मुनीब। मैं इस पे बात, जैसे इलेक्शन कमीशन की आज जो जायज़ा रिपोर्ट थी या जो उनको मोहलत भी दी गई है
कि एक पार्टी का रजिस्टर होना, उस पार्टी के लिए क्या क्या फिर किया गया, कहाँ, तो ये ताने बाने बहुत आपने सही कहा, लेकिन निशानदेही बात चीज़ों में बहुत ज़रूरी होती है, उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। सज़ा या जज़ा, जैसे अबसार साहब ने कहा, उससे ज़्यादा निशानदेही की इस वक्त ज़रूरत है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले फैज़ाबाद धरना केस की बात हो रही थी। मैं पाशा साहब आपके पास आती हूँ, मुनीब की बात हो जाए एक दफ़ा। तो फिर मुनीब, इससे पहले कि अबसार साहब और पाशा साहब बात करें, अबसार साहब से तो बहुत बातें पूछनी है, उनके पास आज वक्त भी नहीं है, मगर ये मुझे बताइए कि ये जो इलेक्शन कमीशन से उन्होंने सवाल पूछे हैं वो कितने रेलिवेंट हैं, तहरीक लब्बैक के हवाले से, धरने के हवाले से, फंडिंग के हवाले से, और कितनी दिलचस्प बात है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से रजिस्टर किया है इस पार्टी को, या उनका जो अमल है उसको इरोड करके, इससे क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक वो सारा उस वक्त माहौल बना और जिस तरह से वो पार्टी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसके ऊपर वो बड़े सवाल है ना। देखिए, अब आप किसी एक प्रेशर ग्रुप को आप इतनी स्पेस दे देते हैं कि वो मुल्क की सियासत के अंदर एक जमात बन जाए, फिर जाहिर बात है फिर उसका इंतखाबी हिस्सा, मुल्क में कोई भी अपनी जमात बना सकता है और इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले सकता है। लेकिन मैंने ये अर्ज किया कि ये अगर हम इसे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान कहते हैं, तो यहाँ तो सब कलमा गो है, यहाँ तो सब आशिक रसूल हैं। किसी एक के पास इस बात की ठेकेदारी तो नहीं है कि वो खुद को साबित करे कि वो ज्यादा बड़ा आशिक रसूल है या वो ज्यादा अच्छा मुसलमान है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर कोई गलती किसी जगह हो भी गई या कोई उससे मैं समझता हूँ अगर आप उसे ब्लंडर ही कह दें, तो उससे किसी को ये हक तो नहीं देना चाहिए कि वो ऐसे हालात पैदा कर दे। आप ये देखिए ना कि जो हैसियत थी रिजवी साहब की जमात की या उनके उस ग्रुप की धरने के अंदर, उसके बाद उसका सियासी शक्ल इख्तियार की गई, तो वो उसके बाद आई ना, उसकी सियासी स्ट्रेंथ उसे बाद में मिली। फिर उसके लिए किसने रास्ते साफ किए, किसने उसके लिए माहौल बनाया, किसने उसको सियासत के अंदर दाखिल होने का मौका दिया। आप ये भी तो देखें कि कोई जमात या कोई ग्रोह अपना काम कहां से शुरू करता है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि मैं बार बार ये कहता हूं कि कोई भी हो, चाहे वो मजहबी ग्रोह हो, चाहे वो सियासी ग्रोह हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात हो, कि अगर आप आए, आप पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है उसे अंडर सीज करें और रियासत को घुटने टेकने पे मजबूर करें। और बदकिस्मत बात यह हो कि रियासत के वो इदारे जिनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए उसूली तौर पर सियासत के साथ, या वो मुल्क की सालमियत के लंबरदार हैं, बदकिस्मती से जब वो ऐसी जमातों और ऐसे ग्रोहों को इस्तेमाल करें अपने मकासद को तकवीयत देने के लिए, तो ये बड़ी परेशान कुन बात है। लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा जी। मैं पाशा साहब यही बात जो कि अभी मुनीब ने कही है कि आप इस्तेमाल करते रहें, और इस केस के अंदर आपको क्या लगता है, सारे यानी ये एक ऐसा केस है जो पाकिस्तान के 75 साल को कवर करता है, तो आपको लगता है कि ये किसी सच्चाई कमीशन की तरफ लीड कर सकता है? मेरा ख्याल है कि अगर आप उन धरनों की और उन रैलियों की एक तवातर के साथ जिस तरह आए, लगता ये था कि एक फरमाइशी प्रोग्राम होता था, और वहाँ से लाहौर से स्टार्ट होना और किस तरह सारा उनको फैसिलिटेट भी करना और फिर फैज़ाबाद के मकाम पे आ जाना। और फिर हमने ख़ुद मीडिया पे देखा कि किस तरह बावर्दी ऑफिसर लिफाफे दे रहे हैं पैसों के, और क्या ये सारी चीज़ें वाकई बड़ी अलार्मिंग हैं। और अबसार आलम साहब ने तो बड़ी दलेरी के साथ नाम भी ले लिया कि जी ये नाम है, नाम तो आ गया। मेरा ख्याल है कि अब कोर्ट को उनकी तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जर्वेशन उनके खिलाफ देनी बनती है तो फिर उनको सुने बगैर नहीं दी जा सकेगी। उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी बनती है या कोई डायरेक्शन भी देनी है तो उनको बुलाया जा सकता है। तो देखिए, इन एब्सेंस तो नहीं हो सकता ना। ये तो जो कानून के बुनियादी असूल हैं उनके मुनाफी है कि आप किसी दूसरे को जिसके खिलाफ आप जा रहे हैं उनको सुने बगैर आप एक वर्डिक्ट दे दें, एक ऑब्जर्वेशन दे दें, और फिर वो उनके लिए जवाब बन जाएगा जी हमें तो सुना ही नहीं गया। अच्छा, ये वैसे अबसार साहब ये आपने कहा, ठीक है, जो आपका ज़ाती मामला है वो आपने कहा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं किसी को सज़ा हो या उस तरह से, लेकिन आप समझते क्या है, क्या निशानदही ज़रूरी नहीं है? क्या पूछताछ ज़रूरी नहीं है कि आपने ये क्यों किया, कैसे किया, इसके मकासद क्या थे, इसके नताइज क्या निकले? पाकिस्तान आज
आज जहाँ पे खड़ा है, इसमें एक ये बहुत बड़ा मसला था। तो उसमें आप पाशा साहब जो कह रहे हैं, आप सेकंड करते हैं कि ये इम्कान हो सकता है? देखिए, मैं पहले मुनीब साहब की बात का, पाशा साहब की बात से रिलेटेड है। मुनीब साहब ने कहा कि मुझे नहीं लगता कुछ होगा पाकिस्तान के माजी के रेफरेंस से, जो उनकी बात ठीक है। लेकिन और मैं आपको बताऊं, मैं इसका अदालत में आज जो कुछ हुआ उसके रेफरेंस से भी बात करता हूं कि इन्होंने जो कहा कुछ नहीं होता। जज साहब ने एक बात मुझसे पूछी, चीफ जस्टिस साहब ने, तो मैंने उन्हें कहा जी मुझे उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने अपील नहीं की मेरे अपने केस में जो सैकिंग का हुआ। उनको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं यही बात मुनीब साहब को भी कहना चाहता हूँ कि उम्मीद ना छोड़ें। पाशा साहब को भी कहना चाहता हूँ उम्मीद ना छोड़ें। और उम्मीद इसलिए ना छोड़ें कि आप मुझे देखें, 8 साल हो गए हैं मुझे पैमरा के चक्कर में फंसे हुए। 2 साल मैंने सिर्फ पब्लिक सेक्टर में काम किया और 6 साल मैंने उसकी कीमत अदा की। 2 साल जो मैं वहाँ रहा हूँ वो भी की है। लेकिन अल्लाह ने आज मेरी लाज रख ली, मेरी सच्चाई की लाज रख ली, और मैं इस पे अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। देखिए, हुआ पता क्या है, अदालत के अंदर आज उन्होंने कहा कि जजेस ने बार बार ये बात कही है, जब ख़ास तौर पे जो मौजूदा चेयरमैन पैमरा हैं, जब वो खड़े थे तो उनसे वो पूछ रहे थे कि आपको किसने कहा है, ये नहीं वो बता रहे थे। तो जजेस ने बार बार एक मुहावरा बोला, ट्रुथ सेट्स यू फ्री। जो सच है ना वो आपको आज़ाद करता है। मैं कमीशन, और मैंने कहा, मैंने यही बात जज साहब को दोबारा मैंने कोट की, मैंने कहा ट्रुथ सेट्स यू फ्री, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान सी द ट्रुथ, ट्रुथ विल फ्री द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कि ये जो इसको लाइव दिखाएं, जो कमीशन बनना है ना उसके TORs में ये डालें कि ये लाइव इसकी कवरेज हो, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच की हुई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे, और पूरी कौम ने देखा सच, खुद अपनी आंखों से बगैर मिलावट के खालिस सच देखा और खुद फैसला किया कौन सही है कौन गलत है, कौन कहाँ खड़ा है। बिल्कुल, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अबसार साहब ये क्या सवालों के जवाब देता है। देखिए, पहले कमीशन की रिपोर्ट आई, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अब एक नए कमीशन की डायरेक्शन है और चीफ जस्टिस साहब के पास जाहिर है कि 1 साल ही है। आपको लगता है कि ये कमीशन भी सिर्फ कमीशन ही होगा, बनेगा और उसके बाद फिर जैसे पहले हुआ वो भी तो हो सकता है? तो कितना स्पीडी ये हो सकता है? क्या आप इसके ऊपर भी चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको तेज़ तरीन किया जाए और इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए? देखिए, मैं पार्टी नहीं हूँ, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। मैंने तो एक एप्लीकेंट इन पर्सन हूँ। बात ये है कि जो आपने कहा ना कि ये पहले भी कमीशन बना, ये बात उठाई मैंने। उन्होंने कहा कमीशन बना रहे, मैंने कहा जी पहले भी कमीशन बने। हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट तो आज नहीं आई, वो लीक हुई इंडिया में, तब जाके हमने उसको, वो भी पार्शली हमने उसको पब्लिश किया है। फिर वो एबटाबाद केस है, तो कमीशन है, इसलिए मैंने ये रेफरेंस दिए चीफ जस्टिस साहब को। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अदालत मतलब जो है वो वही कुछ करेगी जो आइन और कानून इजाज़त देता है, और वो कमीशन के लिए हुकूमत को उन्होंने पूछा है कि हुकूमत बनाना चाहती है कि नहीं। हुकूमत बनाएगी, ये अदालत नहीं बनाएगी। अदालत ने जो काम करना है वही है। अब कुछ काम देखें मीडिया को भी करना चाहिए, जो मैंने कहा ना कि हम सबको अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी चाहिए। कमीशन बने, उसकी लाइव कवरेज हो, मीडिया को उसकी प्रोसीडिंग में बैठने की, आवाम को उस प्रोसीडिंग में बैठने की जैसे अदालत में बैठते हैं इजाजत हो, ताकि सब लोग आके देखें ओपन कोर्ट की तरह। लेकिन इस पे तो पर्दा नशीनों के नाम आएंगे ना, फैज हमीद साहब का नाम आपने ले लिया, और भी पर्दा नशीन होंगे ना इसमें। एटम बम बनाने का फार्मूला तो वहाँ डिस्कस नहीं होना ना, एक मीडिया मैटर्स हैं। मैंने तो सिर्फ मीडिया पे बात की है, पाकिस्तान के टीवी चैनल कैसे हैंडल होते हैं, पाकिस्तान की मीडिया पॉलिसी कैसे हैंडल होती है, ये बात की है। और इसमें, और अगर एक पर्दा नशीन को सियासत का शौक था या है, तो सियासत में तो फिर ये तो सियासत तो महखाना है, यहाँ पगड़ियाँ उछलती हैं। अब ये उनकी चॉइस थी, उन्होंने सियासत में आए हैं, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, मैंने भी तो कॉन्सिक्वेंसेस अपने फैसलों के भुगते हैं और भुगत रहा हूँ, तो आए, उसमें कोई ऐसी बात। मैंने तो कहा मेरा बिल्कुल ये केस ही नहीं है कि जी सजा दी जाए, कटहरे में खड़ा कर दिया जाए ना। मैं कह रहा हूँ जो सच है वो कौन देख ले। निशानदेही जरूरी है, मगर पब्लिक सेक्टर में काम करता है वो कैसे करता है। ठीक बात है। अबसार साहब, आपके पास वक्त नहीं है, वरना हम आपको ज़्यादा जहमत देते। आपने शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद हमारे पास मुनीब फारूक साहब होंगे और पाशा साहब, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं दोबारा पहले मुनीब के पास आती हूँ और फिर पाशा साहब पे कंक्लूड करेंगे। मुनीब, आपको क्या लगता है कल इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से भी केस सुना जाएगा और ये केस भी है, क्या मंतकी अंजाम निकलेगा इसका और क्या कल कोई स्केड्यूल आने की तवक्को की जा सकती है? देखिए, जो इंतखाबात के हवाले से मामला है वो तो मेरे ख्याल में उसके अंदर तो कोई डेट आ सकती है और इलेक्शन के अब शायद मेरे ख्याल में ये लड़ाई तो इसको इतनी अहमियत ना दी जाए कि जी वो सदर ने इख्तियार देना था या क्या। बहरहाल मेरी नुक्ता नज़र में तो सदर के पास इख्तियार था और वो आईनी तौर पर उनके पास इख्तियार था। हाँ, क्योंकि एक काम शुरू हो चुका था डिलिमिटेशन का, वो भी एक आईनी प्रोसेस के नतीजे में शुरू हुआ, तो उसको तो नहीं कोई स्कटल कर सकता, उस चीज को रोक नहीं सकता। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ कर लिया है, एतराजात भी आ गए हैं और ये आपको पता है एतराजात के लिए भी एक वक्त है, अगर उसमें ये चीजें डिसाइड हो जाती हैं तो नवंबर का आगाज हो गया है और मुझे नहीं लगता कि 2 महीने कोई इतनी बुरी चीज है। 2 से 3 महीने का वक्त, 2.5 महीने का वक्त अगर दे दिया जाए कि 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे या जनवरी के आखिर में होंगे तो कोई बुरी बात होगी, यहाँ मुझे नतीजा नजर आता है। लेकिन बदकिस्मत बात यह है, देखिए जो ये फैजाबाद धरने का, ये नजरसानी का जो मामला है, केस है, अभी मैं अफसार आलम साहब की बात वो सुन रहा था, वो मोहतरम भी हैं, उनकी बात दुरुस्त है, उन्होंने दलेरी दिखाई, आज भी वो अच्छी बात कर रहे थे। मेरा इसमें ऑप्टिमिज्म जो है इसको तो नहीं, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मसला ये है कि शायद मैं कंडीशन खुद को इस तरह मैंने कर लिया है कि मुझे लगता है कि हर चीज को ग्राउंड रियलिटी से रिलेट करना चाहिए। ठीक बात। देखिए, ये हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, यहाँ पर किए गए सियासतदानों की गलतियां हाईलाइट होंगी, लोगों को जायज नाजायज सजा भी मिलेगी और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनकी किए गए फैसले, उनके किए गए तारीखी हिमाकतें या ब्लंडर्स या प्रोजेक्ट्स, उनके फेलियर्स के बाद भी कोई बात पुरस नहीं हो सकती। ये इसलिए क्योंकि हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, हमारी हैयत ये है और यहाँ पर अगर कोई सवाल, मगर रास्ता तो रोका जा सकता है गलत फैसलों का जहाँ पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है, उसका रास्ता तो रोका जा सकता है कि निशानदेही की जाए। हाँ, देखिए, मुल्क में हम आर्ग्यूमेंट करते थे कि हमारे मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लग सकता, अब नहीं लग सकता नहीं मार्शल, तो मार्शल लॉ लगाने की जरूरत किसको थी? आप देखिए, पीपल्स पार्टी का दौर आया 2008 से लेकर 13 का, आसिफ जरदारी साहब सदर थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ऑलमोस्ट मफलूज कर दी गई दीगर तरीकों से। ऐसा ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई 2013 से 18, तो वो मफलूज कर दी गई मुख्तलिफ तरीकों से। 2018 में इमरान खान को एज अ प्रोजेक्ट लाया गया और फिर वो वाइंड अप हो गया, वो भी किस तरीके से किया गया। फिर पीडीएम की हुकूमत आई, वो भी एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से आई। अब मेरा सिर्फ आर्गुमेंट ये है कि अब जो हुकूमत आगे आ रही है, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर तशरीफ ला रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म चौथी मरतबा, तो बसद एहतराम वो भी ऑर्गेनिक नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल नहीं, भी मुझे बिल्कुल उस पे शुबात है, बिल्कुल है। हाँ, वो भी और ये शायद ऐसे ही चलता रहेगा। पाशा साहब, ये बिल्कुल मुनीब ने सही कहा, एक तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और दूसरा इंतखाबात के हवाले से आपको भी लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया तो कोई स्केड्यूल जो है वो आ जाएगा? मेरा तो ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्ट करने की कोई वो वजह नहीं बन रही और जब पूछा जाएगा तो मुमकिन है कि स्केड्यूल उसी दिन दे दें, सेम डे स्केड्यूल भी दे सकते हैं और अब हो ही जाने चाहिए। एंड ऑफ जनवरी अगर उन्होंने कह दिया है तो उस पर कायम रहें और वहाँ पे कर दें। डिलिमिटेशन वाला प्रोसेस अभी जिस तरह मुनीब ने कहा है, दो महीने का वो अपीलों का और अपील दर अपील का जो टाइम है उसमें मेरा ख्याल है सफिशिएंट है, तो होपफुली ये स्केड्यूल दे देंगे। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन का जो अभी मुनीब ने कहा है कि मतलब नहीं हो सकता, आप पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको आप बहरहाल कटहरे में नहीं ला सकते। देखिए, कटहरे में तो नहीं ला सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक लाइन ज़रूर खींच देनी चाहिए, कम से कम ये तय हो जाना चाहिए कि हमारी लिमिटेशन क्या है और आपकी लिमिटेशन क्या है। जब तक ये नहीं करेंगे तजावज़ होता रहेगा और जब भी तजावज़ होता है तो फिर वो मामलात बिगड़ जाते हैं। तो आपको तवक्को है कि काजी फैज़ के दौर में ऐसा हो सकता है? देखिए, काजी साहब एक बिल्कुल एक्सेप्शनल मैटर हैं
आप उनको ये नहीं समझ सकते, कोई बंदा उन तक ये जाके नहीं कह सकता कि इसको ऐसा करें, कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। ही इज़ इंडिपेंडेंट पर्सन और आइन और कानून से हट के वो बात नहीं करते। आप देख लें प्रोसीडिंग, पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की प्रोसीडिंग तो सारे दुनिया ने देखी, सारे पाकिस्तान ने देखी, और जिस तरीके से वो क्लैरिटी के साथ बैठे हुए थे। आज जो केस है इस पे ऑब्जर्वेशंस देख लें, कितना सादा सा सवाल है कि जी के इन धरनों का मास्टरमाइंड कौन है? तो वो तह तक जाना चाहते हैं, ये पता चलाना चाहते हैं कि मास्टरमाइंड, और जब मास्टरमाइंड का सबको पता चल जाए, इर्द गिर्द को तो सबको पता है कि क्या है, कोई नाम तो ले। और अफसार आलम साहब ने एक नाम लिया है, मेरा ख्याल है कि वहां से शुरुआत हो जानी चाहिए। ठीक है, कटहरे में ना खड़ा करें, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, निशानदेही तो हो, लेकिन एक चीज सरफेस पे तो आ जाए कि जी ये है और उन्होंने ऐसे किया है। ये बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल है बहुत शुक्रिया मुनीब आपका भी, पाशा साहब आपका भी। एक नए पाकिस्तान की, मैं नए पाकिस्तान को पुराने पाकिस्तान और उसके साथ नहीं रिलेट करी, एक नज़रियाती आइनी पाकिस्तान की इब्तदा इससे हो सकती है कि आप कम से कम निशानदेही करें कि क्या क्या कुछ होता रहा है। और इसको मदर ऑफ़ ऑल केसेस कहा जा सकता है कि जिसके अंदर मीडिया, जिसके अंदर आपकी जो एजेंसियाँ, जिसके अंदर आपके इदारे, जिसके अंदर आपके रियासत, जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, वो किस तरह से इन्वॉल्व हुए हैं, इनको कम से कम इनकी निशानदेही तो हो सकती है। और अगर ये होगी तो वे फॉरवर्ड बनेगा। और ये एक होपफुल, यानी पुरुमीद होना चाहिए इस बात के ऊपर कि सही समत में चीज़ें जो हैं वो कम अज़ कम चल पड़ी हैं। हो सकता है कोई मंतकी अंजाम भी निकल सके। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।